नमस्कार। मैं हूं रामेश्वर प्रसाद और आप देख रहे हैं बैलगाड़ी दस्तक। अभी हम मौजूद हैं गोरौल प्रखंड अंतर्गत पीरापुर मथुरा पंचायत में और हमारे बीच उपस्थित हैं 74 के जेपी आंदोलन के कर्मठ योद्धा, जिन्होंने जीवन पर्यंत समाज के हित के लिए, दलित पिछड़ों आदिवासियों के हित के लिए अपना जीवन व्यतीत कर दिया। तो चलते हैं, मिलते हैं वैसे शख्स से और जानते हैं उन शख्स का परिचय। मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। मैं भी रामेश्वर प्रसाद ही, आप बैलगाड़ी दस्तक चैनल लेकर के मेरा बाइट लेने के लिए आए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत सारा शुभकामनाओं के साथ आपका आदर करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर, आप ये बतलाइए कि 1974 के आंदोलन से आप राजनीति में सक्रिय रहे हैं, आज की उस समय क्या भूमिका थी? देखिए, मैं सक्रिय भूमिका, क्योंकि मैं 72 में मैट्रिक पास किया और फिर 2 साल इंटर में एलएन कॉलेज भगवानपुर से मैंने पढ़ा और परीक्षा दी। और 75 में जब इंदिरा जी के शासन काल था, उस समय हमारे बड़े नेताओं के खिलाफ आपातकाल लागू करके उन लोगों को, जैसे हमारे बड़े नेता थे उस समय, एक ही दल में सब लोग थे, आदरणीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री, अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, और आदरणीय लालू प्रसाद जी, ये सभी सामाजिक न्याय की ही बात करते थे। और आपातकाल में चुन चुन करके ऐसे बड़े योद्धाओं को खिलाफ, जिसका नेतृत्व 74 से शुरुआत हुई, 75 में जब आपातकाल लागू किया गया तो इन सारे नेताओं को जेल में ठूंसा गया और इंदिरा जी का जो कुशासन था उसके खिलाफ में ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे। उसी आंदोलन में मुझे भी इच्छा शक्ति बढ़ी और उन लोगों के साथ जुड़ करके देहाती क्षेत्र में हम लोगों ने काम शुरू किया। सर, उस समय आपकी उम्र क्या थी? ये 16 to 18 या 19 मान लीजिए, 18-19 मान लीजिए, यानी 16-18 वर्ष की उम्र में आप में सामाजिक चेतना जगी। क्या आपने 74 के आंदोलन में जेल भी गया था क्या? देखिए, मैं आंदोलन के प्रति जागरूक इसलिए हुआ कि मैं, क्योंकि जिस समाज से आता हूँ, ओबीसी से, दलित, हमारे दलित भाई हैं, महादलित है, उन लोगों से काफी हमको लगाव था और उन लोगों को ही निशाना बना करके कुचला जा रहा था। ये हमारे हृदय में बात आ गई और मैं उसी के आंदोलन के दरमियान हम लोग टीम बना करके और आंदोलन में शरीक हुए। सर, आप तो बड़े बड़े नेता के साथ रहे हैं, मंचा सिंह भी हुए हैं उन लोग के साथ आंदोलन के रूप में। वो गाजीपुर से लेकर के देसरी, राजा पाकर, अपना गोरौल, ये चीनी मैदान में भी उस समय ऐसा हुआ करता था बैठक। उस समय ये खेल मैदान नहीं था गोरौल में, चरवाहा विद्यालय नहीं था, तो चीनी मिल परिसर में ही हम लोग जाते थे और लोग आते थे, वहीं से कार्य योजना बनती थी, हम लोग को जो कार्य दिया जाता था उसके अनुरूप काम करते थे। सर, आप जितने दिन 74 के आंदोलनकारी है, 74 के आंदोलनकारी के बाद जो नेता लोग हुए, आज एमपी एमएलए बन गए, लेकिन आप नहीं बने, इससे क्या कारण है? जबकि आप इतने अच्छा वक्ता थे, सुनते हैं बहुत अच्छा वक्ता थे, आप किसी की पिछलग्गू नहीं थे, जो बात होती थी आप विवाद रखते थे, फिर आप जो मंत्री या विधायक अभी तक नहीं बने, आखिर ऐसा क्या कारण रहा हो? देखिए, मैं ये लालसा नहीं था कि हम विधायक बनूं, कोई प्रतिनिधि बनूं, लेकिन जिनके नेतृत्व में हम काम करते आ रहे थे वो लोग को हम सहयोग करके और उनको पार्लियामेंट मेंबर हुआ करते थे। उषा सिंह जी थे, किशोरी सिन्हा जी थे, स्वर्गीय शिवचरण बाबू थे, बहुत करीब के हमारे नेता थे, डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी थे, ये पार्लियामेंट मेंबर हुआ करते थे। उस जमाने से हम उन लोगों की खिदमत करते आ रहे हैं, पार्टी में काम किया
मेरा सबसे बड़ा गुनाह यही है कि मैं बेबाक बोलता हूँ, चाहे वो पार्टी दफ्तर हो, पार्टी का मंच हो, कार्यकर्ताओं के बीच मैं जाता हूँ तो कार्यकर्ताओं की हित के लिए बात करता हूँ, तो बेबाक बोलता हूँ। तो आज के युग में तो बेबाक बोलने वाले का कहीं कोई है नहीं। जो स्वरूप होता है, जो बड़े बड़े, उसको मैं फिर वही शब्द इस्तेमाल करना एक चाहूँगा। कहावत है ना सर, झूठ बोले से जग पति आया, सच बोले से मारा जाए। यही बात आपके साथ मेरे साथ यही घटना घटी और मुझे किसी ने रास्ता नहीं दिखाया। मार्ग जो हो, राजनीति करने का भी पैमाना था। मैं वैसे परिवार से भी नहीं आता हूँ कि संपन्न हूँ। एक गरीब किसान का बेटा होते हुए समाज की हम सेवा किए हैं। हम रंग मंच भी चलाते थे, रंग नाटककार भी थे। तो इस तरह से हम लोगों को गोरबंद करते थे। हमारे पीछे सैकड़ों हमारे युवा नौजवान लोग रहते थे जी। हमारे साथ महिलाएं भी रहती थी, पढ़ी लिखी महिलाएं थे। सबको एक टीम बनाकर हम लोग काम करते। और मैं कभी लालसा नहीं रखा। आप पूछा जाएगा कि आप MP MLA क्यों नहीं बने, तो आप जानते हैं कि उस जमाने में जो राजधानी में पटना के अंदर जो रह करके आंदोलन किया, उसका हिस्सा बने, वो लोग वहाँ कोई बड़े लोग नहीं थे। वहाँ जी नेता को मैंने नाम लिया है, आदरणीय लोगों का, वो बड़े नेता नहीं थे। आप सबों ने, हम सबों ने मिलकर उनको ऊंचाई पर ले गए। जन समूह जनादेश ऐसा मिला कि लोग गए। और उसके बाद फिर समान स्थिति हुआ तो 1977 में सारे दल के लोग इंदिरा जी के खिलाफ में एक मंच बनाया, जिस पार्टी का नाम हुआ जनता पार्टी। और उस जनता पार्टी का गठन हुआ। श्रीमती गांधी चुनाव डिक्लेयर की और उसके बाद चुनाव फेस हुआ। तो सारे तमाम हिंदुस्तान के लोग एक रास्ते पर आकर के जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत दिया। और वहां सरकार मुरारजी, आदरणीय मुरारजी देसाई के नेतृत्व में भारत सरकार वहाँ दिल्ली की गति पर वो सुशोभित हुए। उनके नेतृत्व में काम होना शुरू हुआ। सबसे पहले वो उस समय ये कालाबाजारी होता था, ये डीलर जो होता है जन वितरण प्रणाली गांड का, उसको उन्होंने फ्री कर दिया था। कोई जन वितरण प्रणाली नहीं होगा, फ्री मार्केट में जो है सो मिलेगा अनाज और लोग को घर तक अपना वो खरीद के ले जाएंगे। सुनते हैं कर्पूरी ठाकुर जी से भी आपका माने बढ़िया लगाव था। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो हम कर्पूरी ठाकुर जी के साथ जाने का मौका तब मिला जब हम हाजीपुर में आंदोलन के माध्यम से कार्य कर रहे थे। जिला में हजारों की संख्या में लोग थे। पूरे प्रखंड, हर जिला माने जिला के सभी प्रखंड के लोग आए हुए थे। उसमें मारा पीट हुआ, पुलिस के द्वारा जुल्म ढाया जा रहा था। हम लोग को पकड़ के बैठाया गया, थानेदार ले गया। थाना के कैंपस में हम लोग बैठे। उसी क्रम में शाम का वक्त था, कर्पूरी जी सीतामढ़ी जा रहे। उन्होंने हाल चाल पूछने के क्रम में आए और पूछे थे कि यहाँ कोई सुविधा है कि नहीं, खाना वाना नाश्ता मिला है। तो वहाँ के थानेदार कहा दिया तो हम लोगों को कुछ नहीं, पानी तक नहीं दिया, लेकिन उनकी उपस्थिति में ही हम लोगों को भरपूर नाश्ता भी कराया। और उसी संदर्भ में हम लोगों को कर्पूरी जी से लगाव हुआ। यानी कर्पूरी जी से अच्छा बनाव था, अच्छा संबंध था हम लोगों का। तो ये थे हमारे बीच सत्यनारायण सिंह जी, जो 1974 के जो जेपी आंदोलन थे, ये जेपी आंदोलनकारी थे। आज इन्होंने अपने समाज के लिए इन्होंने लड़ा, काम किया, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अकलियत हो, सभी की इन्होंने आवाज उठाई। और इन्होंने अपने लिए कोई लालसा नहीं रखी कि मुझे ये पद मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। निस्वार्थ भाव से इन्होंने समाज की सेवा किया। और ऐसे ऐसे जो महारथी लोग हैं आज जो है समाज में जो है गुमनाम हो रहे हैं, गुमनाम में ऐसा सत्यनारायण सिंह जैसा हजारों लोग हैं जो समाज के हित के लिए उन्होंने बड़े से बड़े त्याग किया, काम किया। यहाँ तक कि अपने परिवार की जो है परिवार की स्थिति जो है दयनीय कर दी। लेकिन ऐसे ऐसे शख्स जो है आज हमारे समाज में बीच में मौजूद है। हमें आज के युवा को जो है सीखना चाहिए ऐसे ऐसे तजुर्बेदार योद्धा से कि इन्होंने सारी उम्र अपने समाज के
हित में लगा दिया। ये बताइए कि अभी नीतीश कुमार जी एक अच्छे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया, सड़क हो, स्कूल का काम हो, बिजली का काम हो, उसके बाद आंगनबाड़ी हो, यानी हर क्षेत्र में नीतीश कुमार जी जो है बहुत अच्छा काम किए। और इतने अच्छे काम करने के बाद आज उन्हें राज्यसभा के लिए उन्होंने नॉमिनेशन दे दिया। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्या राज्यसभा जाना उनका कुछ मजबूरी है, या वो अपने मन से जा रहे हैं? क्योंकि आप वैशाली जिला के जदयू के जिला उपाध्यक्ष है, आप ही सबसे अच्छा बता सकते हैं। देखिए, मैं एक छोटे कद का कार्यकर्ता हूँ और हमेशा कार्यकर्ता के रूप में ही काम किया हूँ। संगठन में रह करके संगठन को मजबूत करने का काम किया। लेकिन ये बड़े नेताओं की बात है। बड़े सोच, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है बल्कि उसका सोच बड़ा होता है। तो राजनीति में जितना प्रखर और विकासशील राजनेता अभी तक मैं नहीं देखा हूँ, और जब से इनके सानिध्य में हम रहा हूँ, वो हमेशा क्षेत्र की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं। परिवार में कहीं कोई उनका अपना बाल बच्चा दूर दूर तक कहीं कोई दिखाई नहीं दिया कि राजनीति में आया हो। और आज व्यवस्था नहीं है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को व्यवस्था नहीं है। वह उनका सोच था कि मैं विधान सभा का भी सदस्य बना हूँ, सदन में गया, विधान परिषद सदन में भी जाकर के मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, और पार्लियामेंट मेंबर भी बना हूँ। अब इनकी सोच है जो हम लोग अखबार में पढ़ते हैं, हम लोगों के साथ कभी बैठे नहीं हैं, तो मैं अंदर की बात तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन उनकी सोच है कि मैं चारों सदन का नेता बन जाऊं, ये उनकी सोच है, उनकी महत्वाकांक्षा। जब चुनाव हुआ था तो ये नारा लगा था कि 25 से 30 फिर नीतीश। फिर क्या कारण आप पड़ा कि थोड़े ही दिनों में नीतीश जी को राज्यसभा की ओर भेजा जा रहा है? कहीं कोई मजबूरी तो नहीं है? नहीं, मजबूरी क्या है? कोई मजबूरी नहीं है। कोई भी आदमी, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कद वाले लोग जो कुर्सी पर लगातार 20 वर्षों से बिहार की जनता को सेवा करते आ रहे हैं, हर क्षेत्र में सेवा की है उन्होंने, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। आप जान लीजिए कि एक मिशन बना करके महादलित मिशन बनाया उन्होंने, उसमें मुसहर, धोबी, राम और एक और डोम जाति के 4 जातियों को मिलाकर एक बनाया मिशन, और उसमें उसके विकास मित्र को इसकी बहाली कर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि विकास के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी में इन संस्था की जरूरी है। उसको आज देखेंगे, चुनाव से पहले आपने देखा होगा अखबारों में कि उनको दुगना वेतन कर दिया है। जी। और दूसरी बात है कि उनको कोई मजबूरी है नहीं, उनको इच्छा शक्ति है। हो सकता है प्रभु का कृपा हो कि यहाँ से कहीं बड़ा कुर्सी उनको प्राप्त हो, राज्यसभा गए हैं, चारों सदन के नेता हो जाएंगे, तो और चौखम्मा मजबूत हो जाएगा कि चारों सदन का अनुभव हो जाएगा उनको। इनका ये दलित महादलित वो किए, ठीक है, लेकिन दलित महादलित करके वो एक बहुत बड़ी गलती किए कि इस तरह से मुसहर और डोम है, ये मुसहर और डोम जाति जो है समाज से अभी पीछे कटा हुआ है, उसको महादलित के श्रेणी में लाके उसको बढ़ाने का काम अगर किया जाता तो ज्यादा अच्छा था। क्योंकि अनुसूचित जाति में रविदास हो, पासवान हो या रजक हो, ये 3 जाति जो है कुछ मजबूत जाति है। इसमें पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी पेशा में लोग हैं, लेकिन ये मुसहर और डोम जो जातियां हैं ये अभी हमारे समाज से भी कटा हुआ है, तो इनको आगे लाने का प्रावधान होना चाहिए था। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, मुसहर जाति में भी उत्थान हुआ है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन देहाती क्षेत्र में जो संस्था है, सरकार उसका सारा व्यवस्था शुरू कर दिया हर क्षेत्र में।
चाहे मुसहर हो, रजक हो, कोई भी जाति धर्म के लोग हैं, उन्होंने बंटवारा नहीं किया है और शैक्षणिक व्यवस्था में बराबरी का हिस्सा उन्होंने दिया और उसको लाभ लेने के लिए हमें भी प्रेरणा देनी होगी। उस इलाके में जाकर के हमको जागरूक करना होगा। ये काम हम लोगों का, मुख्यमंत्री जी का काम है, नेताओं का काम है कि सिस्टम में ला देना है, संस्था बनाना है, सारा चीज मुहैया कराना है, लेकिन उस सिस्टम को लागू के बाद प्रेरणा होनी चाहिए, उसको हम वहां तक ले जाए, इसके लिए हम लोगों को काम करना होगा। ये तो सरकार की नीति नहीं, ये सरकार जब अगर नीति बनाती, सरकार जो नीति बनाती है जनता के लिए कि जनता उस नीति से लाभान्वित हो। मेरा देश 1947 में आजाद हुआ और 15 अगस्त 1956 में अमेरिका में खूनी संघर्ष हुआ। वहां रंगभेद नीति थी और यहाँ जाति पाति थी। और जब वहां 1956 में रंगभेद नीति लागू हुई, वहां मारकाट हुआ। संत गोमरी शहर पर एक रोजा पार्कस नाम की महिला को जो है बड़ी मारा पीटा गया। उसकी गलती यही थी कि बस पर चढ़ी हुई थी और सीट पर नहीं उठी थी और वहां नियम था कि काले लोग अगर बस के सीट पर बैठे या गोरे लोग चढ़ते हैं तो उसको खड़ा होना था, इसलिए वो बहुत मार काट हुआ। वहां कारण आयोग बैठा, आयोग जो है कारण और निवारण बताए के लिए आयोग ने कहा, तो कारण में बताया गया कि अधिकांशतः गोरे लोग काले लोग पर अमानवीय व्यवहार करते हैं और अधिकांशतः काले लोग बीपीएल रेखा से नीचे हैं। तो इसका निवारण क्या, तो इसको डाइवर्सिटी दे दिया जाए, यानी सभी चीज में, प्रिंट मीडिया हो, फिल्म हो, उद्योग धंधे हो, बड़े बड़े डीलरशिप हो, इस सबों में जो है उसको जो है बराबरी का हक दिया जाए। यानी राज्य सरकार के ठेका हो, केंद्र सरकार के ठेका हो, इस सब में उसको बराबरी का हक दे दिया जाए। और अमेरिका गवर्नमेंट ने ऐसा किया और इसका परिणाम हुआ कि वहां 78% गोरे लोग उसकी काले लोग की पत्नी बन गए। $2 करोड़ प्रति वर्ष ये काले लोग दान करने लगे। और ये दलित महादलित कर देने से महादलितों की कौन सी ऐसी जादुई छड़ी दे गई जिसका कायाकल्प हो गया होगा। इस पर आप कुछ विचार दें। और जादू की क्या बात है, उन्होंने तो स्थल पर काम करके बताया है माननीय नीतीश कुमार जी ने। और जिस तरह से, मोटा मोटी बात सुन लीजिए, जिस तरह से रावण के कुशासन को समाप्त करने के लिए प्रभु श्री राम को वहां युद्ध करना पड़ा और युद्ध में उन्होंने सफलता पाई, लेकिन उन्होंने राज सिंहासन और राज खजाने पर उनका जो है सो कोई लालच नहीं हुआ। उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री बिहार वासियों के लिए लालू जी के कुशासन को समाप्त करने के लिए 1994 में वो संकल्प लिए थे कि आज जो स्थिति है, अपहरण का उद्योग चल रहा है, डॉक्टर जो है जो जीवन रक्षक दवा के साथ हमारे आपको सेवा में लगे हुए रहते उन लोगों की गाड़ियां छीन ली जाती थी, उनका अपहरण किया जाता था, दिन दहाड़े वीडियो को गाली दी जाती थी, जिला कलेक्टर को गालियां दी जाती थी। इस कुशासन को समाप्त करने के लिए उन्होंने 12 फरवरी 1994 को जब पूर्वी महाचेतना रैली का आयोजन हुआ था, उस समय उसी संदर्भ में ये समता पार्टी बनी थी और संकल्प लिए थे सारे नेताओं ने कि हम इस कुशासन को समाप्त करके और यहाँ अमन चैन शांति की वातावरण को पैदा करेंगे। इसी संदर्भ में उन्होंने बिहार में 20 वर्षों तक शासन करके जिस तरह से प्रभु श्री राम ने विजय हासिल किया था, कुशासन पर सुशासन का विजय हासिल करके हम सबों को सौंप दिया है और आज ऊपरी शरण के लिए दिल्ली को ओर चले हैं। मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ, ढेर सारा बधाई देता हूँ। आप सबों के तरफ से बधाई देना चाहूंगा कि जाए फलते फूलते रहे, हो सकता है कि उन्हें बड़ी कुर्सी मिल सकता है। नीतीश जी जब राज्यसभा के लिए नामांकन किए थे तो बहुत से कार्यकर्ता, यहाँ तक विधायक भी आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे, कह रहे थे कि हमें दूसरा कोई मंजूर नहीं है। अगर अब जदयू से कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है या नीतीश जी राज्यसभा चल जाते हैं या बीजेपी अपना कोई कैंडिडेट मुख्यमंत्री बनाते हैं तो क्या आप लोग साथ देंगे या अलग हो जाएंगे? नहीं, हम लोग तो जिस तरह से 20 वर्षों से या जब पार्टी, मुख्यमंत्री जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो लगातार आप देख रहे हैं बिहार में स्थापित हैं, तो किसी न किसी रूप में संगठन को मजबूत करके मुख्यमंत्री बने हुए हैं।
और आज बीजेपी के साथ अच्छा मधुर संबंध है। आज वह नामित करेंगे, उनके बगैर मर्जी के कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। जैसा मैं अखबार में पढ़ता हूँ, मेरा सोच है ये, बिना मर्जी के इनके दूसरा कोई मुख्यमंत्री ये नामित करेंगे, सब लोग बैठ करके आपस में मिल्लत कायम करेंगे। और सबसे आंसू बहा रहे थे, आपका कहना ठीक है, पूरा बिहार की महिलाएं, बहनें, बेटियां, सभी लोग आंसू बहा रहे थे कि ये राजा जा रहे हैं, अब हमारा क्या होगा। जो स्थिति था उस समय बना हुआ था, लोग माने कलेजा पीटते थे कि हमारा राजा जा रहा है, हालचाल पूछने वाला कौन होगा। लेकिन उनके पुत्र निशांत कुमार जी जो युवा हैं, वो पार्टी में वो दस्तक दिए हैं, वो सदस्यता ग्रहण किए हैं। इससे भरोसा हुआ है बिहार वासियों को कि आखिर नीतीश जी का ही तो वो पुत्र है, उसमें शालीनता है, शांति है और बहुत कुछ जानता है। वो पढ़े लिखे इंजीनियर है, जैसे पिताजी थे इंजीनियर से ही आज यहाँ तक पहुंच गए, वो भी इंजीनियर हैं और बहुत शालीन विचार के हैं। तो पूरा भरोसा है कि वो आगे आएंगे और उनको भी हम लोग उसी तरह से उनको ले चलेंगे संगठन। ये थे हमारे बीच जनता दल यू के जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण सिंह जी, जो अपने विचारों को बेबाक उन्होंने रखा। धन्यवाद साथियों।